आप सुन रहे रेडियो V1 90.8 FM। मैं हूँ आरजे ज्योति और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान दशरथ कुमार सोलंकी जी, जो वित्तीय सलाहकार हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद ज्योति जी, और रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। मैं जालोर ज़िले में ही छोटा सा गांव है तिलोड़ा, सायला तहसील में, वहाँ का निवासी हूँ और वहीं से उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा मैंने हासिल की उसी गांव में। फिर सायला में मैंने पढ़ाई की, 10वीं वहाँ से की। उसके बाद मैं जालोर में पढ़ने आ गया और मैंने यहाँ से BSc की। BSc के बाद मैंने, जैसा कि एक ट्रेंड रहा था उस समय, सब लोग B.Ed करते हैं, मैंने भी B.Ed किया और उसके बाद अपनी शैक्षणिक और साहित्यिक और जो भी यात्रा है वो उसके बाद से अनवरत प्रारंभ हुई और जो चलती रह रही है। बिल्कुल, आपकी साहित्यिक यात्रा पे भी हम आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं। सेवाओं से पहले ज्योति जी मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं किन किन सेवाओं में रहा हूँ। दरअसल हम जिस बैकग्राउंड से आते थे, हमारे सामने उस समय कोई ऐसा कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं हुआ करता था कि हमें वो टारगेट अचीव करना है। हम केवल ये चाहते थे कि जिस स्थिति से हम उभर करके गांव के बैकग्राउंड से या जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आगे आए थे, तो उसमें हमें ये लगता था कि कम से कम एक हमारे पास सरकारी नौकरी हो, जिसके बाद हमें हमारे परिवार वाले हम पर गर्व कर सके, हमारा समाज हम पर गर्व सके और हम समाज के लिए कुछ अवदान दे सके। तो इसी यात्रा के अंतर्गत मैंने आपको जैसा पहले निवेदन किया, मैंने B.Ed की। B.Ed करने के बाद फिर एक यात्रा शुरू होती है नौकरियों की। तो मैं टीचर रहा, 3rd ग्रेड टीचर रहा, जिसमें मैं जिले में टॉपर था। 2nd ग्रेड टीचर रहा, जिसमें मैंने पूरे संभाग में प्रथम स्थान के साथ मैं गणित के अध्यापक के रूप में सिलेक्ट हुआ। और उसके बाद जब टीचर बन गए तो फिर लगा कि ये कुछ एक छोटा सा फलक है, हमको कुछ और आगे जाना चाहिए, बड़ा करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ RAS के एग्जाम के बारे में कुछ उदाहरण थे। तो RAS के एग्जाम की ओर अग्रसर हुए और उसमें मेरा अनवरत सिलेक्शन होता गया। पहली बार में मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बना, जिसमें मेरी पोस्टिंग जोधपुर में रही। फिर मैं ACTO भी रहा, सेल टैक्स ऑफिसर भी रहा और फिर मेरा राजस्थान अकाउंट सर्विस में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं वित्तीय सलाहकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पद पर कार्यरत हूँ। इस पूरी यात्रा के दरमियान मैंने जैसा बताया, मैं टीचरशिप छोड़ करके वहाँ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को मैंने ज्वाइन किया था। टीचरशिप भी 2nd ग्रेड की पोस्टिंग थी और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी 2nd ग्रेड की पोस्ट थी, लेकिन मैंने इस भाव के साथ उस सर्विस को ज्वाइन किया था कि मैं एक बार अपने परिवार से थोड़ा सा आइसोलेट रह करके तैयारी करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लग गया था कि मैं एक बार अच्छी तैयारी करूंगा। क्योंकि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर तक मैं पहली RAS के एग्जाम में निकल चुका हूं, तो एक बार और अच्छी तैयारी करूंगा तो मैं अच्छी पोस्ट तक आ पाऊंगा। और निश्चित तौर पर मेरा वो फैसला मेरे लिए उपादेय सिद्ध हुआ और नेक्स्ट वैकेंसी में मैं राजस्थान अकाउंट सर्विस में आया, जो RAS, RPS और RACS ये सब समकक्ष सर्विसेज मानी जाती है, उसमें मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद भी मेरा RAS के इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ, पर इसमें मेरा फिर 2 प्रमोशन हो चुके थे, इसलिए मैंने उचित नहीं समझा कि ये दौड़ अनवरत दौड़ है, आखिर कहीं न कहीं खत्म होनी चाहिए। इसी दरमियान जोधपुर में रहते हुए 2001 में मैंने एक बार IAS का इंटरव्यू भी दिया, लेकिन चूंकि एक क्लियर कट टारगेट हम लेकर के नहीं चल रहे थे, न ऐसा कोई हमारे पास मार्गदर्शन था, न उस समय कोई ऐसे उदाहरण हमारे पास थे, इसलिए IAS का एग्जाम दोस्तों के कहने से फॉर्म भरा, प्रीलिम्स दिया, सिलेक्शन हुआ, मुख्य परीक्षा दी, सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू दिया और ओवरऑल तो चूंकि सिलेक्शन नहीं होना था, नहीं हुआ। एक मार्गदर्शन का जो अभाव रहता है वो उस समय हमें निश्चित तौर पे मुझे साला कि ये दिक्कतें हर एक व्यक्ति के साथ आती है। और इसके बाद एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब मैं राजस्थान अकाउंट सर्विस में आया और मेरी जालोर में फील्ड ट्रेनिंग थी, जालोर ट्रेजरी में कोषालय में फील्ड ट्रेनिंग के लिए मैं आया था, तो उस समय हमारे 2-3 बैचमेट्स थे जो RAS में थे और यहाँ पे फील्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। उसमें से एक बलवंत सिंह जी थे जिनका IAS में सिलेक्शन हो चुका था। तो मेरे जहन में वो चीज थी कि एक छोटे से मार्गदर्शन के अभाव में व्यक्ति जब इतना पीछे रह जाता है, और जालोर तो वैसे भी एक दौर आया, उसके बाद जालोर से सिलेक्शन होते गए, लेकिन उससे पहले जालोर की स्थितियां पढ़ाई के मामले में बहुत खराब रही। तो कोषालय में अपनी ट्रेनिंग के दौरान मैंने जिला परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत बड़ा सेमिनार करवाया, जिसमें वो बलवंत सिंह जी IAS और जालोर के तमाम युवा उस समय वहाँ पर उपस्थित थे उस हॉल के अंदर। और मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, लोग बाहर रह करके उस सेमिनार को सुन रहे थे, अटेंड कर रहे थे। और उसमें सबसे आगे हमारे, मुझे याद है आज भी मेरे पास चित्र है उस सेमिनार के, सबसे आगे भोलाराम जी देवासी को स्टूल ला करके, चूँकि कुर्सी नहीं थी, स्टूल ला करके उनको आगे बिठाया गया वहाँ सामने। और बाद में 2-3 साल बाद उनका IRS में सिलेक्शन हुआ, जो भी कोलकाता में जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स के पद पर कार्यरत। क्या बात है।
तो बहुत बढ़िया जर्नी रही, और आपने जैसा बताया कि आपने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और अच्छा मार्गदर्शन ना होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगी आपके साहित्यिक सफ़र की तरफ, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब से ये शौक़ रहा? ज्योति जी, साहित्य का सफ़र दरअसल ये मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ एक अवचेतन में आपके ऐसे चीज़ें पहले से, बचपन से ही या जन्म से पहले से ही बैठी हुई होती है, जिसको थोड़ा सा खाद पानी या वैसा वातावरण मिल जाता है तो वो स्वतः ही पुष्पित पल्लवित होने लगती है। मैं बिल्कुल ये रेखांकित करना चाहूँगा कि मैं जब छोटा सा तीसरी चौथी में पढ़ता था तो मुझे याद है एक पतली सी पुस्तक थी, पिताजी ने लाकर के दी थी, ज्ञानमाला। उसमें 2-2, 3-3 लाइन के कोटेशन कि आपको क्या करना चाहिए, सुबह उठ करके 5 मुट्ठी अनाज है वो कबूतरों को देना चाहिए, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें। और मैं निश्चित तौर पे एक चीज़ और रेखांकित करना चाहूँगा कि बचपन में अवचेतन में आपके मन में जो चीज़, आपके मन मस्तिष्क में जो चीज़ बैठ जाती है या बैठ जाती है वो बिल्कुल पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। तो साहित्य के संस्कार आप कह सकते हैं कि वहाँ से शब्दों के प्रति स्नेह, शब्दों के प्रति मोह या शब्दों के प्रति एक साधना कह सकते हैं, वो जागृत हुई। फिर मैं 8वीं तक जब पढ़ता था अपने गांव की स्कूल में, कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी, एक छोटी सी अलमारी के अंदर लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन उस समय हमें ऐसे गुरुजन मिले जो ये चाहते थे कि हमारे छात्र हैं वो कम से कम विषयों से हट करके भी कुछ पढ़ें। तो लाइब्रेरी का एक कालांश होता था, और मुझे अच्छे से याद है कि 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में उस स्कूल की लाइब्रेरी से महाभारत के 2 मोटे मोटे वॉल्यूम हुआ करते थे, एक रामचरितमानस हुआ करती थी, वो मैंने लेकर के 8वीं तक उनका अध्ययन कर लिया था। तो शब्दों ने फिर उस समय से मनो मस्तिष्क में ऐसा घर कर लिया कि उनसे ऐसा जुड़ाव बना कि फिर कुछ संघर्ष का दौर आया। 9वीं 10वीं के बाद, जब 11वीं के बाद लड़का सोचने लगता है कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, तो बीच का कुछ दौर है वो थोड़ा सा छूट गया लिखने से, पढ़ने से। लेकिन जब भी वातावरण वापस पुनः मिला मुझे, मैंने सोचा कि अब मैं ज़िंदगी में एक ऐसी स्थिति में है कि हम साहित्य की इस विधा को या इस सुगंध को और अच्छे से बिखेर सकते हैं। तो मैंने पढ़ने की तरफ, अध्ययन की तरफ ध्यान दिया। पढ़ने का मतलब विषयों से हटकर पुस्तकें हैं उनकी तरफ ध्यान दिया। मैंने लिखने की तरफ ध्यान दिया। मैंने कविताएं लिखी, मैंने पत्र लिखे, मैंने ललित निबंध लिखे। मैं बड़े गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी 2 किताबें हैं। काव्य संग्रह है, पहली पुस्तक अनुभूति नाम से है, और दूसरी के आदमी का मरे नहीं पानी। क्या बात है। तो मैं चाहूँगी कुछ लाइनें अगर आप सुना दें उन कविताओं की। बिल्कुल, कविता की पंक्तियाँ निश्चित तौर पे मैं यहाँ आया हूँ तो सुनाना चाहूँगा। मैं कुछ कविताएं लेके आया हूँ, अगर समय इजाज़त दे तो मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले एक गांव पर मेरी, चूँकि व्यक्ति जब गांव छोड़ करके शहर चला जाता है, मैं छोटे से गांव से सायला आया, थोड़ा सा बड़ा कस्बा, फिर उसके बाद जालोर आया, और जालोर से जोधपुर, तो थोड़ा सा संस्कारों में, थोड़ा सा माहौल में, वातावरण में, जुड़ाव में, कई सारी चीज़ों में आपको बदलाव महसूस होता है, अंतर महसूस होता है। तो उस अंतर को किस प्रकार से व्यक्ति आत्मसात करता है या नहीं कर पाता है। गांव पे मेरी कई सारी कविताएं हैं, दूसरी जगह भी अनुभूति पुस्तक में भी है और भी है, लेकिन ये मैंने एक लेटेस्ट लिखी थी गांव पर, एक कविता, कवि और गांव जी। मैंने लिखा, तुम जो पेड़ पत्ती फूल लिखते हो गांव में है, तुम जो माथे की धूल लिखते हो गांव में है, तुम जो लिखते हो तीज त्योहार गांव में है, संबंधों का स्नेह संसार गांव में है, गौरैया भी पुराने घर की देहरी में गांव में है, दोस्त भी चौटे वाली शेरी में गांव में है, लूर में लाम झूम गोरी गांव में है, गेरियों की मस्ती खोरी गांव में है, चूल्हा जो रह गया बिन जला गांव में है, हड्डियां जो मजदूर रहा गला गांव में है, शांति के सारे जंतर गांव में है, क्रांति के बीज मंत्र भी गांव में है, तुम्हारे आखरों से उठती आग गांव में है, खेत खलियान बाग तड़ाग गांव में है, एक दूजे संग हिलमिल लोग गांव में है, बचा जो कुछ आदर जोग गांव में है, झोपड़ी की चूती छत गांव में है, अभावों में पलता सत गांव में है, तेरे शब्दों का छपरा भी गांव में है, कविता का ककहरा भी गांव में है, मोड़ दो अपने पांव कवि, लौट चलो फिर गांव कवि, उस पीपल की छांव कवि, छूट गया जो गांव कवि, कैसे लिख सकोगे कविता।
क्या बात है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिस उम्र में बच्चे अपनी किताबों के सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, ऐसे में आपने महाभारत और रामायण जैसी किताबें पढ़ी और उसका असर आपकी इन कविताओं में साफ झलकता है। बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी और आप आगे भी आप ऐसा ही लिखते रहें और आप हमें सुनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ थे दशरथ कुमार सोलंकी जी, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान उच्च न्यायालय। सुनते रहिए रेडियो V1 90.8 FM। ऐसी लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। ये है जालौर की आवाज़। बहुत धन्यवाद ज्योति जी। रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर का धन्यवाद अदा करता हूँ।